साथियों, संडे को यूपीएससी ने कंडक्ट किया था ईपीएफओ का एग्जाम। इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि जो यूपीएससी का ईपीएफओ का एग्जाम हुआ, इसमें इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस कैसे आए थे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो ईपीएफओ का एग्जाम पेपर है, हमारे इंडियन पॉलिटी के जो क्वेश्चंस है, ये हमें कहीं ना कहीं एक टेम्पलेट आइडिया दे देगा कि यूपीएससी इस साल, अगले साल प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछने वाला है। तो अगले साल के प्रीलिम्स के लिए इन क्वेश्चंस का लेवल जानना, इनके एनालिसिस करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा टफ थे, इजी क्वेश्चन नहीं थे। और जो एक खास बुक है, एक ट्रेडिशनल बुक है जहां से काफी लोग पढ़ते हैं, उस खास बुक के भरोसे अगर आप बैठेंगे तो इन क्वेश्चंस को, जितने भी आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, इनको सॉल्व करना तकरीबन इम्पॉसिबल है। अगर आप केवल एक उस खास बुक पे ही रिलाई करेंगे जो सभी लोग पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर बुक भी है। क्वेश्चंस टफ थे, थ्योरी भी थी और करंट अफेयर्स भी थे, तो कहीं ना कहीं दोनों का मिश्रण था। आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, पहला ही क्वेश्चन देखिए आप, इंडियन पॉलिटी का ये क्वेश्चन आप पढ़िए। ओके, सो जब आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन आखिरकार है कैसा। यहां देखिए, मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ता हूं पूरा। The Chief Justice of India, which of the following statements is correct? The Chief Justice of India is the highest administrative office of the Supreme Court of India. यानी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस है, क्या वो हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है सुप्रीम कोर्ट में? तो इसका जवाब अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज याद रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो एक जुडिशियल ऑफिस है। There is something we call as the separation of power. He is the master of roster. कौन सा केस किसके पास जाएगा वो सब वो डिसाइड करते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनका कोई लेन देन नहीं है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट का अगर आप देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल अलग है। सुप्रीम कोर्ट का अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट देखेंगे तो सबसे ऊपर सेक्रेटरी जनरल होता है, उसके नीचे रजिस्ट्रार, फिर एडिशनल डिप्टी रजिस्ट्रार, ये सब होते हैं। चीफ जस्टिस साहब का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है, ही इज द मास्टर ऑफ रोस्टर। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स फॉर डिटरमाइनिंग द वर्क स्ट्रक्चर, कौन सा केस किसके पास जाएगा ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एंड इट्स रजिस्ट्री एक्सक्लूसिवली वेस्टेड विद द चीफ, ये बिल्कुल सही है, ये सही है। वर्क स्ट्रक्चर वो डिसाइड करते हैं, बट एडमिनिस्ट्रेटिव इज विद अलग, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ही पूरा अलग है। तीसरा देखते हैं, ए पर्सन हु हैज बीन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट ओनली इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड नॉट इन एनी अदर कोर्ट विद इन इंडिया। सोल पर्पज अगर आप पढ़ेंगे कि एक जज को किसी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करने देना, उसका सोल पर्पज यही है कि वो जो जजमेंट है उसके ऊपर असर ना डाले, क्योंकि काफी लंबे टाइम तक आपने कहीं पे सर्व किए हुए अगर, तो आपके दोस्त यार होंगे। इसीलिए हम लोग हाई कोर्ट के जजेस को कहते हैं कि जिस हाई कोर्ट में आप थे, आप वहां पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते जहां आपने सर्व किया हुआ है। आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं आके, लेकिन फॉर द सुप्रीम कोर्ट जज आप एक बिल्कुल एपिक्स बॉडी में बैठे हुए हैं। आप कहीं ना कहीं पूरे इंडिया को, जुडिशरी को आप कहीं ना कहीं असर डाल सकते हैं उसके ऊपर, तो उनको ऊपर तो प्रैक्टिस के ऊपर कंप्लीट बैन है। हाँ, आर्बिट्रेशन में वो बैठ सकते हैं, लेकिन इंडिया में किसी भी कोर्ट में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सो ये जहां लिखा हुआ है कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग थी, जैसे मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर अलग है। सेकंड सही है, मास्टर ऑफ द रोस्टर। थर्ड गलत है। फोर्थ वाला समझिएगा, ए डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट एंटाइटल्ड टू अपेयर इन द सुप्रीम कोर्ट विदाउट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। हम जब पढ़ाते हैं सुप्रीम कोर्ट के केसेस कैसे लगते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें कहीं ना कहीं हम हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स भी पढ़ाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं एडवोकेट ऑफ रिकॉर्ड्स, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। कौन सा केस यहां जाना चाहिए, किस हिसाब से यहां बहस होनी चाहिए, उसके लिए ऑफकोर्स आप एक डेजिग्नेटेड सेट ऑफ लॉयर्स होंगे। आप किसी भी सीनियर एडवोकेट को, भले ही वो अपेयर हो सकते हैं किसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वाले के साथ, लेकिन वो केस फाइल नहीं कर सकते, अपेयर खुद से नहीं हो सकते। इसके ऊपर एक न्यूज भी छपी हुई थी, ये देखेंगे आप,
It was in current affairs also. Senior advocates can't appear in Supreme Court without an AOR. जब तक उनके साथ AOR नहीं है वो नहीं अपेयर हो सकते. तो इट वॉज इन द न्यूज. अगर आप देखेंगे इट वॉज इन 19 मार्च 2025. तो सीधा सीधा करंट अफेयर से ये ऑप्शन लिया हुआ है. तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है. सो 2 and 4 आर द करेक्ट ऑप्शंस इस क्वेश्चन के. तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, टफ क्वेश्चन है, थ्योरी भी है और करंट अफेयर्स भी इसी में है. आगे मैं बढ़ता हूं अगर, तो मेरे सामने एक और क्वेश्चन आता है. ये देखिए, बिल्कुल बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है पर बहुत टफ है अगर आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग सही से ना की. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द हाई कोर्ट हैव एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इन डिस्प्यूट्स अमंग 2 or more स्टेट्स. अब देखिए, क्वेश्चन खुद में ही दो बातें कह रहा है. कैसे? अगर कोई चीज एक्सक्लूसिव है और आप ओरिजिनल जुरिसडिक्शन भी लिख रहे हैं तो दो के पास तो हो नहीं सकती. हर कोर्ट की इंडिया में ओरिजिनल जुरिसडिक्शन अलग है. तो लॉजिक के हिसाब से आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन जो है डील्स विद द स्टेट्स. तो पहली स्टेटमेंट भाई साहब गलत है, क्योंकि आप एक्सक्लूसिव भी लिख रहे हैं, ओरिजिनल भी लिख रहे हैं. दूसरा स्टेटमेंट देखिए, ओनली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैव द पावर टू इशू रिट्स. रिट्स आपको पता है कैन ओनली बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट 32-226. अब आप कोई लंबा खींच ले कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को भी पावर मिल सकता है, डोंट गो इनटू दैट. फिलहाल पड़ी पढ़ाई बात है, 32-226 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पास नहीं होता है. अब ये वाली स्टेटमेंट पढ़िएगा, थर्ड वाली. यहां से आपको पता चलेगा कि जो खास किताब आप पढ़ते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है. चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट हैज एब्सोल्युटली नो रोल इन द एंटायर अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ ए हाई कोर्ट जज. नो रोल इन एंटायर अपॉइंटमेंट प्रोसेस. अगर आप एक खास किताब पढ़ेंगे पॉलिटी की तो वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट. एंड यू विल सी अबाउट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, गवर्नर का भी नाम उसमें आप पढ़ेंगे, वो चीफ मिनिस्टर नहीं पढ़ेंगे. लेकिन जब आप इन डेप्थ स्टडी करेंगे, जो आजकल यूपीएससी के एग्जाम्स मांगते भी हैं, आप पढ़ेंगे मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट्स ऑफ हाई कोर्ट जजेस. एक पूरा मेमोरेंडम है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, बुक में ना भी मिले आपको, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट पे चले जाइए. यहां पर आप देखेंगे द प्रपोजल ऑफ अपॉइंटमेंट of High Court judge shall be initiated by Chief Justice of High Court. However, if the Chief Minister desires to recommend the name of any person, he should forward the same to Chief Justice for his consideration. यानी चीफ मिनिस्टर का रोल तो है. मेमोरेंडम अगर आप देखेंगे और प्रोसीजर जो है एमओपी, उसमें तो साफ साफ लिखा है. तो ये कहना कि एब्सोल्युटली इसका कोई रोल नहीं है, तो ये तो गलत है. रोल तो है. ओके, अब यहां पे देखिए, लोकल कस्टम्स एंड कन्वेंशंस डू नॉट कॉन्ट्राडिक्ट ए स्टैच्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर रिकॉग्नाइज्ड, टेकन इनटू अकाउंट बाय द कोर्ट्स व्हाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग द जस्टिस इन सर्टेन अफेयर्स. आपको यह समझना है कि जब सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस जाता है तो वो संज्ञान में क्या क्या लेते हैं. व्हाट इज द सोर्स ऑफ लॉ? कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लॉ बने हुए हैं, पार्लियामेंट ने पास किए हैं, वेरियस जो बाकी कोर्ट्स की कुछ जजमेंट्स होती है वो भी आप रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं. लेकिन याद रखिएगा, सोर्स ऑफ लॉ में अगर आप ध्यान से देखेंगे, एज साफ साफ लिखा हुआ है, एज इंडिया इज लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज, लोकल कस्टम एंड कन्वेंशंस, यह देखिए, डू नॉट कॉन्ट्राडिक्ट ए स्टैच्यू और कॉन्स्टिट्यूशन, आर रिकॉग्नाइज्ड, आर टेकन इनटू अकाउंट बाय कोर्ट्स व्हाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस इन सर्टेन अफेयर्स. क्लियर कट आपको सोर्स ऑफ लॉ से ये चीज़ पता चल जाएगी. जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ प्लस के क्लास कोर्स में, तो ऑफ कोर्स आई टीच सोर्स ऑफ लॉ. हम लोग पढ़ाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के में क्या क्या सोर्सेज ऑफ लॉ हैं, तो उसमें आपको हम लोग ज़रूर बताता हूँ मैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लोकल कस्टम्स, जिन्हें अकाउंट में लिया जाता है. तो इसमें केवल अगर आप देखेंगे फोर्थ वाली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. तो कितनी स्टेटमेंट राइट है? वन ओनली. केवल एक स्टेटमेंट राइट है, पहली भी गलत है, दूसरी भी गलत है, तीसरी भी कि नो रोल, बेटा गलत है. रोल तो है, मोपी आप पढ़ें, तो ओनली फोर्थ वाली ठीक है. ओके, सो ये इसका हिंदी था. एंड अगर आप देखेंगे, मेरे से आप पूछेंगे क्वेश्चन कैसा था, क्वेश्चन टफ था, थ्योरी से था और करंट अफेयर्स भी थे, मिश्रण था पूरा. अब एक और क्वेश्चन आया है जिसे आप कंफ्यूज हो सकते हैं जब आप पढ़ेंगे. ये ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन है. ईवीएम आपको पता है पूरा न्यूज़ में वोट चोरी वगैरह उसके करके भी कहीं ना कहीं से मैं करंट अफेयर्स में रख सकता हूँ.
बट क्वेश्चन जब आप देखेंगे मैं इसे मीडियम में रखूंगा, ये क्वेश्चन मुझे मीडियम वाला लगा। द फर्स्ट यूज ऑफ ईवीएम्स इन लोकसभा इलेक्शंस, याद रखना ये पूछ नहीं रहा कि कहां पर यूज हुआ, ये पर्टिकुलरली कह रहा है कि ईवीएम्स का पहला यूज इन द लोकसभा इलेक्शंस वाज इन 2004 व्हेन ईवीएम्स वर डिप्लॉयड नेशन वाइड। आपने वो केरला पढ़ेंगे 1980s का, बट डोंट गो इनटू दैट। पहला अगर आप पढ़ेंगे ईवीएम्स की वेबसाइट पे ही जाएंगे आप इलेक्शन कमीशन की, तो वहां पर भी जनरल इलेक्शंस लोकसभा की 2004 को डेट रखा गया कि जहां पर ईवीएम्स यूज किए गए पूरे नेशन वाइड पे। तो पहला वाला जो है वो स्टेटमेंट जो है वो सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड, वोट्स आर रिकॉर्डेड इन कंट्रोल यूनिट वीपीए पैड्स आर एट एग्जैक्टली द सेम टाइम। वोट्स आर रिकॉर्डेड इन कंट्रोल यूनिट्स, या ऐसा मैं बोलूं कि वीवीपैट्स में एक साथ वोट रिकॉर्ड्स होते हैं, एक साथ तो नहीं होते। वीवीपैट जब आप बटन दबाते हैं तब वीवीपैट में वहां आपको सामने दिखता है कि आपने नंबर कौन सा दबाया था, उसके बाद जाकर वो कंट्रोल यूनिट में वो डेटा स्टोर होता है, एक साथ नहीं होता है। 2 PSUs नेमली BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ECI, ऑफ कोर्स यही दो बॉडीज हैं, आप कहीं भी पढ़ लीजिए, यही दो बॉडीज हैं जो आपको न मिलेंगी जो इंडिया में ईवीएम्स प्रोड्यूस करती है। ईवीएम के ऊपर एक अलग से मैंने यूट्यूब सेशन भी लिया था, सेम चीजें सेम डेटा वहां पर वी हैव शेयर्ड। तो ऑफ कोर्स 1 and 3 वुड बी द राइट आंसर, सेकंड वाला गलत है। तो क्वेश्चन जैसे मैंने कहा मीडियम था। आगे बढ़ते हैं, अब अगले वाला क्वेश्चन जो है नेशनल, अब हम लोग सब NHRC पढ़ते हैं, लेकिन NHRC की भी गहराई में जब हम पढ़ाई करते हैं तो वी हैव दिस क्वेश्चन जो करंट अफेयर से 100% करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले दिनों आपको पता होगा NHRC की रैंकिंग को गिराया गया था। आई विल शो यू द न्यूज ऑल्सो। NHRC का जो स्टेटस था आप देखेंगे उसे डाउनग्रेड किया गया था, उसे B पे लाया गया था। इंडिया कह रहा था कि A पे ले जाइए, डाउनग्रेड टू B, और ये किया था ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन गनहेरी ने, इन्होंने किया था। तो अभी हम लोग B में, इंडिया कह रहा है कि A में रखिए, बट अभी हम B में हैं। तो इसके बारे में गनहेरी के बारे में पूछा गया था, तो गनहेरी की स्टेटमेंट्स आप देखिए। इट वर्क्स इन अकॉर्डेंस विद UN पेरिस प्रिंसिपल्स, ऑफ कोर्स जिससे ह्यूमन राइट्स का जन्म होता है उसी प्रिंसिपल्स पे बना हुआ है। फुल्ली कंप्लायंट एंड पार्शियली कंप्लायंट मेंबर्स आर एग्रीडेटेड एज A and B रिस्पेक्टिवली। तो जैसे मैंने कहा रैंकिंग A and B होती है, ये आप न्यूज में भी देख सकते हैं। जो मेंबर्स होते हैं उन सभी को हम लोग रैंकिंग करते हैं A और B के हिसाब से यहां पर। दूसरी बात यह आती है कि NHRC इंडिया हैज बीन एग्रीडेटेड A इन द ईयर 2025। अभी आपने देखा B है, हम तो कह रहे हैं A में रखिए, तो 1 and 2 सही है, थर्ड गलत है। क्वेश्चन प्योरली फ्रॉम द करंट अफेयर्स, क्वेश्चन टफ था। अगर आपने केवल स्टैटिक पढ़ा हुआ है, NHRC एज ए स्टैच्यूटरी बॉडी आप याद करके जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रोविजंस रिलेटेड टू पार्लियामेंट पार्ट 5 में, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर पार्ट 6 में, क्योंकि यूनियन स्टेट DPSP के बाद यूनियन स्टेट 5, 6, बोरोइंग्स ऑफ द इंडियन, बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये पार्ट 12 में, और कोऑपरेटिव सोसाइटी एडेड बाय अमेंडमेंट 9B। तो अगर आपको ये याद था, ये याद था और ये याद था, तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते थे। सो इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल थ्योरी से ही क्वेश्चन है। आगे एक और क्वेश्चन आ गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, मैं इसको भी इजी बोलूंगा, प्योरली थ्योरी से क्वेश्चन है कि इनमें से कौन GST काउंसिल का मेंबर नहीं है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर भी होता है, GST का लेन देन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस वो भी होते हैं, और ए मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट, यूजुअली जो स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर होता है। तो ये तीनों होते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इज नॉट द मेंबर ऑफ GST काउंसिल। बड़ा इजी क्वेश्चन था, प्योरली थ्योरी से था। उसके बाद आप जाएंगे अगर, तो RTI एक्ट को लेकर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि RTI एक्ट को लेकर आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। याद रखिएगा RTI एक्ट में रिसेंटली अमेंडमेंट भी हुई है, तो ये न्यूज में था, तो इसे मैं करंट अफेयर से ही रखूंगा, भले ही थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, करंट अफेयर में रखूंगा, और मीडियम क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर ICs आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात यह है कि ये जुडिशरी की अपॉइंटमेंट तो है नहीं, ये जुडिशरी की अपॉइंटमेंट तो है नहीं।
जब जुडिशरी की अपॉइंटमेंट नहीं है तो इसमें चीफ जस्टिस साहब क्या करेंगे? आप अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे, नोट से ही आप पढ़ लीजिए कि इसमें जो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है उसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑपोजिशन होते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। चीफ जस्टिस साहब इसमें नहीं होते। While the CIC is not eligible for the reappointments after completion of the term 5 years, other ICs are eligible for reappointment. CIC is not eligible, ठीक है। Other Information Commission eligible for reappointment. ये थोड़ा सिस्टमैटिकली स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि CIC साहब तो रीअपॉइंट हो ही नहीं सकते। ICs हो सकते हैं लेकिन सेम पोजीशन पे नहीं। ICs एज CIC हो सकते हैं, तो गलत है कि उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा ही नहीं यहां पर किस पोजीशन में। तो नाइदर वन नॉट टू, जैसा मैंने कहा कि ICs कैन बी रिपोर्टेड एज CIC। यदि आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो GS तो आपको आता है, लेकिन आपको जो दिक्कत आ रही है वो CSAT में आ रही है। तो इंडिया की टॉप CSAT फैकल्टी मधुकर सर आपके लिए लेके आए CSAT का कोर्स 7,499 में। आप मेरा कोड NAVI57 भी यूज कर सकते हैं डिस्काउंट के लिए। हमारे ऑप्शंस भी स्टार्ट हो गए हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके ऑप्शंस के बारे में जाने, हमारे और भी कोर्सेज के बारे में जाने। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल ई विधान एप्लीकेशन या नेवा जिसको कहते हैं ये करेक्ट है? आपको पता है कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत इसकी जो है इसे बनाया गया था, लेकिन इसे बनाया गया था NIC द्वारा। ओके, NIC द्वारा। तो ये वाली ये पार्लियामेंट सेक्रेटरीट ने बनाया, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यहां डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जब आ गया तो उसमें NIC आता है। वन नेशन वन एप्लीकेशन ऑफ कोर्स सेम उसी फॉर्मेट के लिए बनी हुई है। पहला भी सही है, सेकंड भी सही है। इट्स कोर एम्स टू एंड डिजिटाइजेशन ऑफ ऑल फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, बिल्कुल सही है। पुदुचेरी में हमने रिसेंटली ये न्यूज में था जब पुदुचेरी में से यूज किया गया 1 to 4। तो क्वेश्चन अगर आप मेरे से आप पूछेंगे क्वेश्चन कैसा था? इजी था। क्यों? क्योंकि ये करंट अफेयर्स में था। ओके, क्वेश्चन किस में था? क्वेश्चन वाज इन करंट अफेयर्स। आगे बढ़ते हैं। अब एक इसके ऊपर स्कीम के ऊपर आपका क्वेश्चन है, दैट इज अ स्माइल स्कीम के ऊपर क्वेश्चन है आपका। तो स्माइल स्कीम आपको पता होगा, रिहेबिलिटेशन ऑफ ट्रांसजेंडर्स जो बैगिंग के एक्ट करते हैं उनके लिए स्कीम है स्माइल। ओके, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज स्माइल, बिल्कुल सही है। ट्रांसजेंडर्स बैगिंग के लिए बोथ 1 and 2 इजी क्वेश्चन है। अगर स्कीम पढ़ी है, पिछले 1 साल का करंट अफेयर अगर आपने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो आपके लिए टफ हो जाएगा बहुत। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन एक आया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन मैटर्स इन्यूमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट, बिल्कुल सही है सर। पार्लियामेंट लॉज बना सकता है यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट पे। द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी मैटर नॉट इन्यूमरेटेड इन कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, भाई इसी को तो रेजिडुअरी पावर कहते हैं। तो पार्लियामेंट बना सकता है बोथ 1 and 2। क्वेश्चन मीडियम, थ्योरी से ही है। ओके, वर्डिंग अगर किसी को पकड़ ना पाए कोई तो क्वेश्चन उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ओनली सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज वेस्टेड विद द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। भाई सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बोथ हैव दिस पावर। बोथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट हैव एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, नहीं, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ओनली विद द सुप्रीम कोर्ट। तो दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। मीडियम क्वेश्चन है, थ्योरी से, जिसकी थ्योरी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है ये क्वेश्चन वो आसानी से कर सकते। सो अब आता है लास्ट क्वेश्चन, जो मेरे हिसाब से सबसे टफ क्वेश्चन था, क्योंकि इसकी वर्डिंग बहुत ही ज्यादा टफ थी। अगर आप इसे देखेंगे, इसकी वर्डिंग अगर आपसे थोड़ी सी गलत हो जाए तो ये क्वेश्चन पूरा गलत हो सकता है। कैसे? यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पर्सन्स लिविंग इन इंडिया, बताना इनमें से कौन से सब्जेक्ट्स ऑफ प्रोविजन फॉल अंडर द DPSP। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पर्सन्स लिविंग इन इंडिया, ऑल पर्सन्स नहीं है, ऑल सिटीजन है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। पर्सन नहीं है, सिटीजन है। प्रोविजंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अप टू द चाइल्ड एज ऑफ 14, बिल्कुल सही है। यहां देख लीजिए 14 ईयर्स तक। उसके बाद आता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बिल्कुल सही 50। तो 2 and 3 आपके सही आंसर्स हैं। सो कैसे लगे आपको क्वेश्चंस, मेरे को जरूर बताना। ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन था, मेरे को जरूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट गाइस।